Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, उसमें एक एक सब टॉपिक बहुत ही डिटेल में दिया होगा, पर इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा अपना एवोल्यूशन चैप्टर कर लेंगे तैयार, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन के साथ। तो एवोल्यूशन जैसे कि नाम बताता है, इट इज द इवॉल्विंग ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। किसी भी चीज को जब इवॉल्व होता है, मतलब कोई भी चीज जब बनती है, जब प्रोसेस होती है, जब उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। सो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो जब हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं, सो इट इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म्स अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी प्री हिस्ट्री देखना, उनकी लाइफ साइकिल देखना, वो सारा का सारा जो है हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर करते हैं। सो द प्लैनेट अर्थ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस समवॉट बिटवीन द 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो। 4 से 5 बिलियन साल पहले जो है हमारा प्लैनेट अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। द लाइफ इवॉल्व्ड अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि 1 से 1.5 मिलियन, 1 to 1.5 मिलियन जो हमारी अर्थ है, इट वॉज विदाउट लाइफ। सो 1 to 1.5 मिलियन द अर्थ वॉज विदाउट लाइफ, क्योंकि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या था? हमारी लाइफ आई। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी लाइफ आई। सो सिंस देन अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज। आप देख सकते हो कि कितना वास्ट है कि 15 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जो है अभी तक इवॉल्व हो चुकी हैं, और अभी तो कितनी सारी जो है अनडिस्कवर्ड हैं, अनआइडेंटिफाइड हैं, बट ओनली अबाउट 2 मिलियन दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब 15 में से अगर हम 2 मिलियन भी माइनस कर दें तो अभी भी 13 मिलियन स्पीशीज जो है अनआइडेंटिफाइड, अनडिस्कवर्ड है हमारी अर्थ पे। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 10 lakhs, है ना? तो कितनी स्पीशीज अभी अनआइडेंटिफाइड है? 1,30,00,000 जो है अभी तक हमारी जो है स्पीशीज अनआइडेंटिफाइड है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ लाइफ ऑफ दीज दे फर्स्ट ओरिजिनेटेड एंड देन इवॉल्व्ड, एंड हाउ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज देयर। सो ठीक है, दे वर पॉपुलरली नोन एज द बायोडाइवर्सिटी एंड इट इवॉल्व्ड थ्रू द वेरिएशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन। तो जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा डार्विन ने दिया था। एक एक करके हम सारी थ्योरीज भी देख लेंगे। तो हमारा नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और डार्विन ने ये बोला था कि जो चीज हमारी नेचर सपोर्ट करती है वही ऑर्गेनिज्म हमारा यहाँ पे सर्वाइव करता है। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे पहले आए हुए थे। द गैसेस दे कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटी के फोर्स के अंदर जो है गैसेस दे कंडेंस किया, उन्होंने गैलेक्सीज बनाई। हमारी कौन सी गैलेक्सी है? जब हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। सो जो गैसेस हमारी कंडेंस हुई, हमारी जो गैसेस कंडेंस हुई, उन्होंने जो है गैलेक्सीज बनाई आज के यूनिवर्स में, जिनको हम लोग गैलेक्सीज बोलते हैं। So in the solar system of the Milky Way galaxy, the Earth was supposed to have been formed around 4.5 billion years back, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और तब जो है हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर कौन सा आया था? हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर was a reducing atmosphere। अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया दे रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास दैट कवर्ड द सरफेस। सो जो यूवी रेज हमारी सन से आई, उन्होंने वाटर को ब्रेकअप किया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें जो हमारी लाइटर वेटेड हाइड्रोजन थी वो एस्केप कर गई। ऑक्सीजन अमोनिया के साथ कंबाइन करके उसने क्या बनाया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। तो हमारी बेसिकली ऑक्सीजन कंबाइन की किसके साथ? अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, और उसने क्या बनाया? उसने बनाया वाटर, CO2
एंड मेनी अदर थिंग्स। तो हमें ये पता चल गया कि जो यूवी रेडिएशंस आई थी उन्होंने बेसिकली वाटर को ब्रेक डाउन किया था इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन थी वो लाइटर थी इसलिए वो एस्केप कर गई, पर जो ऑक्सीजन थी उसने जो है अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन करके बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो इसी के बाद हमारी क्या बनी थी, ओजोन लेयर बनी थी। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है हमारा, O3। इसी टाइम पे हमारी ओजोन बनी थी। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल डाउन इन द फॉर्म ऑफ द रेन। उसके बाद में लाइफ इट अपीयर्ड 500 मिलियंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट अराउंड 4 बिलियन ईयर्स बैक। So some scientists they believe that life came from outside। कैसे आई, उन्होंने बोला कि लाइफ जो है स्पोर्स की फॉर्म में हमारे अर्थ पे आई, विच इज द थ्योरी ऑफ द पैंस्पर्मिया, एंड ये अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट आइडिया है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, विच वाज द थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो पैंस्पर्मिया वाली थ्योरी काफी साइंटिस्ट ने सपोर्ट करी, और अभी तक जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो एस्ट्रोनॉमर्स है, वो अभी तक सपोर्ट करते हैं कि हाँ बाहर से मीटेओराइट्स या फिर स्पोर्स आए थे और उन्होंने यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट करी है, उन्होंने यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट करी है। पर कईयों ने बोला कि जो डेड और डिकेइंग रॉटिंग मैटर है लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा, वहां से हमारी लाइफ आई, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। So Louis Pasteur, by careful experimentation, he demonstrated that life it existed only from the pre-existing life। अब लुइस पैस्चर ने ये तो बता दिया कि लाइफ हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है ना, लाइफ हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। क्या उन्होंने ये बोला कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहां से आई, देखो हमारी आई पिछले वाले से, ठीक है, पिछली वाली आई उससे पिछले वाले से, बट वो अल्टीमेटली लाइफ का कोई तो सोर्स होगा। उन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया कि अल्टीमेटली लाइफ का सोर्स क्या था, उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि लाइफ एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ्स। तो इसलिए इनकी उसको इतना नहीं सराहना मिली थी, इनका नहीं सपोर्ट हुआ था। सो ही शोड दैट इन प्री स्टेरलाइज्ड फ्लावर्स द लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, पर जो जिंदा थी ईस्ट उनमें से जो है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म दे वर फॉर्म्ड। So spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this does not answer how the first life form came on earth। उन्होंने ये बता दिया कि life came from pre-existing cells, पर वो pre-existing cells हमारे कहाँ से है, क्या उन्होंने ये बताया, नहीं बताया। तो इसलिए spontaneous generation वाली theory को dismiss कर दिया गया था। Then Oparin and Haldane की आई, उन्होंने बोला कि the first life form of life could had formed from the pre-existing non-living organic molecules, which is the theory of abiogenesis, which is the theory of abiogenesis। उन्होंने बोला कि जो लाइफ अभी चल रही है it is existing from the it is मतलब वो जो है it has arisen from the pre-existing non-living life forms, ठीक है। So the non-living organic molecules like RNA, protein, etc. they gave rise to the life, and the formation of the life was preceded by a chemical evolution। तो जब हमारे पास ये सारे non-living matter थे तो कैसे हमारी इससे लाइफ बनी, ये सारा का सारा उन्होंने chemical evolution के अंदर बताया है, which is the formation of diverse organic molecules from inorganic constituents। पर इससे हमें एक ये चीज़ पता चल रही है कि ये सारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली हमारे सारे के सारे सेल्स बनाते हैं ना। द मैक्रो मॉलिक्यूल्स they make up our cells, and cell they make up our body, है ना। The cells they make up our body, है ना। अल्टीमेटली यही होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे सेल्स बनाते हैं और सेल्स जो है अल्टीमेटली हमारी बॉडी बनाते हैं। तो इससे ये चीज जो है प्रूव हो सकती है कि हाँ पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उससे जो है लाइफ फॉर्म हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एवोल्यूशन की फॉर्म में बोलते हैं, जिसके अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो द कंडीशंस ऑन अर्थ they were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere। तो ये सारे के सारे जो थे ये फेवर नहीं कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े। अर्थ के जो प्रीवियस एटमॉस्फेयर था इट वाज नॉट सपोर्टिंग कि हाँ जो मॉलिक्यूल्स है छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए और वो आगे जाके सेल्स बनाए, है ना, क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था, कैसे जुड़ते, है ना, कैसे जुड़ते। सो फिर जो हैल्डन और ओपेरॉन ने थ्योरी बताई उसको मिलर और उरे ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन फॉर्म में किया। उन्होंने अपने एक लैब के अंदर वही सेम सारी चीजें बनाई। उन्होंने देखा, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया बेसिकली इन अ क्लोज्ड फ्लास्क विच कंटेन मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, और उसको 800 डिग्री सी
800 डिग्री सी पे इन सारी गैसेस को रखा। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई वो ही थी अमाइनो एसिड की। तो ये उनका कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी गैसेस जो है हमारी इलेक्ट्रिकल स्पार्क के अंदर है, नीचे हमारा कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में जो है सैंपलिंग प्रोब है, उसके बाद में जो है वैक्यूम पंप और इलेक्ट्रोड्स। तो ये सारा का सारा उन्होंने सेटअप किया और उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड्स दे वर फॉर्म्ड, ठीक है। और वैसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने क्या क्या फॉर्म किया, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट एंड फैट। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी किससे बनी होती है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी इन्हीं सब चीजों से बनी होती है ना, यही सब चीजें जो है हमारी बॉडी बनाती हैं। तो उन्होंने ये सारी की सारी लैब में बना ली अंडर द सेम कंडीशन। तो उन्होंने बोला यस, हाल्डेन एंड ओपेरॉन ने सही बोला था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही हमारे जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए हैं और लाइफ फॉर्म हुई है। सो द फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ दे वुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक एंड दे वुड हैव बीन द जायंट मॉलिक्यूल्स। आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है हमारे 3 बिलियन ईयर्स बैक आए थे। सो दीज कैप्सूल दे रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स एंड द फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर्स अगो। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स। जो फर्स्ट आए थे वो हमारे यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए थे, हमारे यूनिसेल्ड यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए थे, है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए थे, ठीक है। सो यही इसके अंदर बताया गया। उसके बाद में हमारी आती है जो थ्योरीज हमारी थी। सबसे पहले थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन। ह्यूमंस की सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज को जो उनको समझ नहीं आता वो फर्स्टली उसे गॉड पे डाल देते हैं, दैट इट वाज द विल ऑफ द गॉड, विच इज ट्रू इवन। बट ये है कि उसके ऊपर एक थ्योरी डिवाइस कर दी, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उसमें 3 एनोटेशंस थी। उसमें था फर्स्ट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। जो ऑर्गेनिजम्स अभी हैं वो पहले थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम। जो डाइवर्स अभी हम लोग है पहले भी इतने डाइवर्स थे, ये भी बिल्कुल गलत। 3 that earth is about 4000 years old. All these ideas they were strongly challenged during the 19th century. तो स्पेशल क्रिएशन में यही था कि गॉड ने पूरी लाइफ को क्रिएट किया और जो चीजें अभी हैं वो चीजें पहले थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पहले हमारी डाइवर्सिटी कम थी, पहले हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो ऐसे नहीं थे, है ना, सबके सब डिफरेंट थे। तो इवोल्यूशन तो हुआ है, तो ये थ्योरी को इसलिए डिसमिस कर दिया गया था। So all the life forms they share similarities and common ancestors. However, these ancestors they are present at different periods in the history of Earth. So the geological history of Earth it closely correlates with the biological history of the Earth. तो geological और biological history जो है they go hand in hand. क्यों? क्योंकि जो हमारे fossils थे they are stored in the sedimentary rocks. They are stored in the sedimentary rocks, है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है, इन दी अर्थ्स क्रस्ट, है ना, इन दी अर्थ्स क्रस्ट दे आर स्टोर्ड, है ना। तो उसी बेसिस पे कि फॉसिल्स कहाँ पे प्लेस्ड है इन द सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फॉसिल कितना पुराना है। तो इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल और बायोलॉजी जो है हैंड इन हैंड जाती है, इसलिए जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ऑफ अर्थ इट गोज इन हैंड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री। Then different age rock sediments they contain fossils of different life forms who probably they died during the formation of the sediment, and some of them they appear similar to the modern organisms and they represent extinct organisms. So a study of fossils in sedimentary levels it indicates the geological period in which they existed. जैसे कि मैंने बताया कि वो कौन सी लेयर में सेडिमेंट्स के अंदर है, वो उससे बताते हैं कि वो फॉसिल्स हमारे कितने पुराने हैं, वो फॉसिल्स हमारे कितने पुराने हैं, वो उसी से बताते हैं। सो जो पहले हमारे फॉसिल्स थे उनसे हम लोग कई चीज़ों में जो है सिमिलर हैं, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम लोग अभी हैं, पर हमारी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। So broadly speaking, evolution is a change in the genetic makeup. Evolution is what? It is a change in the genetic makeup and often the heritable features of the population over time. So biologists they sometimes define 2 types of evolution, macroevolution and microevolution. Macroevolution is the large scale changes. Macroevolution की जब हम लोग बात करें बच्चों, it is the large scale changes जो कि extended रहते हैं over a period of time और वो बहुत बड़े changes करते हैं. It leads to the formation of new species and groups.
वहीं जब हम लोग माइक्रो एवोल्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ अ स्मॉल स्केल चेंजेस, जो कि छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, 1 या 2 जीन के अंदर आएंगे और वो शॉर्टर टाइम स्केल के लिए रहते हैं। तो जैसे कि इनका नाम बताता है, मैक्रो मतलब बिग, माइक्रो मतलब स्मॉल। फिर हमारे आते हैं एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन। क्या आते हैं? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब हमने ये देख लिया कि एवोल्यूशन हुआ, थ्योरीज देख ली, सब देख लिया, पर हमें जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ था, है ना? हमें उसके लिए प्रूफ चाहिए। अब कोई भी चीज़ जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमें सबसे पहले प्रूफ चाहिए होता है कि प्लीज प्रोवाइड अस द प्रूफ। ठीक है, प्रूफ दोगे तो हम मानेंगे कि ये चीज़ थी या फिर ये चीज़ नहीं थी। तो वही यहाँ पे हुआ कि एवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, उसके एविडेंसेस तो चाहिए ही थे। ऐसे कैसे हम बोल दें कि एवोल्यूशन हुआ था? हम तो नहीं मानते, है ना? तुम बोलोगे हम तो नहीं मानते मैम, जब तक एविडेंस नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे, है ना? मैं तुम्हें आज कहूँ कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम कहोगे मैम सबसे पहले तो प्रूफ दो, है ना? कि प्रूफ दो कि मैम डेटशीट आ गई है, कोई सर्कुलर आया है कि कल एग्जाम है या फिर नहीं है। तो वही प्रूफ जो है हम देखेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो बेसिकली डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, सो डार्विन थॉट ऑफ एवोल्यूशन एज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डार्विन ने सोचा कि जो हमारी एवोल्यूशन होता है इट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब हम लोग जब जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारी मॉडिफाई होती जाती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अपने आप को देख लो, अपने पेरेंट्स को देख लो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लो, आप देख सकते हो डिफरेंसेस कि कैसे हम लोग एनवायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच स्पीशीज चेंज एंड दे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। हमारे तो फिर भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, पर इसमें क्या होता है कि न्यू स्पीशीज बनती हैं। He proposed that the evolutionary history of the life forms a branching tree with many levels, with all the species that can be traced back। वो सारी species को हम लोग trace back कर सकते हैं to an ancient common ancestor। सो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ, ये ट्री जो था ये डार्विन ने ही बनाया था, कि ऐसे कुछ ट्री बना के हम लोग अपनी जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख सकते हैं। सो इन दिस ट्री मॉडल द मोर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज दे हैव मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, और ईच ग्रुप के अंदर क्या होगा, सम कॉमन फीचर्स विल बी देयर दैट वर प्रेजेंट इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर। सो वी कैन यूज दिस आइडिया टू वर्क बैकवर्ड्स। हम पीछे जा सकते हैं इस वाले आइडिया से। तो जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो कि ये ब्रैकियोसॉरस है, ये हमारा ट्राइसेरोटॉप्स है, ये टिरानोसॉरस है, ये तो ये सारा का सारा एक कॉमन एंसेस्टर से निकला, फिर ये सारे डाइवर्ज हो गए, है ना? तो ये है हमारा ट्री। सबसे पहले हमारे एविडेंसेस वो थे एनाटॉमी का एंड एम्ब्रियोलॉजी का, कि हम जो है पीछे से कैसे अपने आप को ट्रेस कर सकते हैं, हमारे कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। दूसरा हमारा एविडेंस आता है होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे कि इनका नाम बताता है, इट इज द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है पर वो फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनका कॉमन एंसेस्टर होता है, उससे सेम स्ट्रक्चर निकला, पर वो जो स्पीशीज है वो अलग अलग जगह के हिसाब से अडेप्ट करके उनका जो है डिफरेंट फंक्शन अडेप्ट कर लेती है। सो फिजिकल फीचर्स शेयर्ड ड्यू टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अ कॉमन एंसेस्टर, दे आर नोन एज होमोलोगस। तो क्या मैं इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोल सकती हूँ कि वो एक पॉइंट से कॉमन एंसेस्टर से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डाइवर्ज कर गए, तो दे गिव राइज टू द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल द वेल्स, बैट्स, चीता and the humans, all the mammals, they share similarities in the patterns of the bones of the forelimbs। तो ये जो है सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये मैन का है फोरलिम्ब, ये चीता की है, ये वेल की और ये बैट की है। तीन ही जो हमारी बोन्स हैं, जैसे हमारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फैलेंजेस, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, है ना, यही सारी बोन्स होती हैं। तो यही सारी बोन्स हमारी इन सब में सबके फोरलिम्स के अंदर दिखेंगी। यही सारी बोन्स जो है हमारे सारे के सारे जो है इसके अंदर दिखेगी, एनिमल्स के अंदर दिखेंगी, पर ये जो फंक्शन परफॉर्म करती है डिफरेंट होती है। जैसे मैन के अंदर इट इज अ फोरलिम्ब, चीता के अंदर इट इज अ हाइंड लिम्ब, वेल के अंदर क्या होता है, वेल के अंदर इट इज अ फिन, बैट के अंदर भी क्या होता है, इट इज अ विंग। तो ये सारे के सारे जो है होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सो इसमें बताया कि दिस इज ड्यू टू द अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स एंड दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से सारे सिमिलर स्ट्रक्चर्स निकले पर वो अडेप्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से। सो सच होमोलोगस स्ट्रक्चर्स दे कैन बी ओनली सीन इन द एम्ब्रियोज। तो ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज दे हैव गिल स्लिट्स। हम लोग के अंदर भी जो है बर्थ के टाइम पे गिल स्लिट्स ही होती हैं, टेल होती है, पर बाद में जो है गिल स्लिट्स की जगह पे
लंग्स आ जाती है। तो ये हम एम्ब्रियोलॉजी से भी लिंक कर सकते हैं। तो होमोलोगस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स दे रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। तो क्या मैं इसे डेवलपमेंटल एविडेंसेस बोल सकती हूँ, डेवलपमेंटल हाँ डेवलपमेंटल ऑर्गन्स, कि हमारे पास भी गिल स्लिट्स हैं फिशेस के पास, एम्फीबियंस के पास, तो हम लोग उससे कहीं ना कहीं से रिलेटेड हैं। तो these structures they reflect the developmental programs of vertebrates and they are variations on the similar plan that exists in their last common ancestor. Next हमारे आते हैं analogous. एनालॉगस बेसिकली क्या होते हैं, होमोलोगस के ऑपोजिट होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होते हैं पर फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स, दे लुक अलाइक पर उनकी बोन्स डिफरेंट होती है। वो फंक्शंस भी सेम परफॉर्म करते हैं फ्लाइंग का, पर उनकी बोन्स जो है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। सो एनालॉगस ऑर्गन्स दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करने लग गए ड्यू टू सम अडेप्टेशन, तो ये कन्वर्ज हो गया। तो ये कन्वर्ज हो गया, जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर का, जब हम देखें हमारी इंसेक्ट लेग, फिश लेग, इंसेक्ट विंग, बर्ड विंग, डॉल्फिन फ्लिपर, हॉर्स लेग। इंसेक्ट लेग और हॉर्स लेग बिल्कुल सेम होती है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है हाइंड लिम्ब का, पर इनके जो है डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। फिश फिन, डॉल्फिन फ्लिपर, दोनों का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है, वो फंक्शन सेम परफॉर्म करती है। वैसे ही इंसेक्ट विंग एंड बर्ड विंग दोनों ही फ्लाइंग में हेल्प करती हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सो अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी, दे आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ द मैमल्स, सेम साइट का काम करती है, बट देयर इज अ सिमिलर हैबिटेट जो कि इन दोनों को सेम अडैप्ट करवा दिया, बट इनका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। तो दिस इज एनालॉजी और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा एविडेंस आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हम लोग देखते हैं तो सिमिलैरिटीज बिटवीन द बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स दे रिफ्लेक्ट द evolutionary ancestry. So at the most basic levels the organisms they share the same genetic material, DNA होता है सबके अंदर, same और highly similar genetic codes, basic process of gene expression, the same molecular building blocks such as the amino acid. सो ये सारे के सारे जो फीचर्स है जो शेयर किए हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ये बताते हैं कि एंसेस्टर के अंदर डीएनए था एज द जेनेटिक मटेरियल, यूज द जेनेटिक कोड, और उनका जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस था वो सेम था। देन हमारे आते हैं होमोलोगस जीन्स, वो होमोलोगस ऑर्गन्स थे, ये हैं होमोलोगस जीन विच इज द सेम जीन्स विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल द काउस, द ह्यूमंस, द चिकन्स, चिंपैंजीज, ऑल दे हैव अ जीन जो कि हार्मोन इंसुलिन को कोड करता है, बिकॉज दिस जीन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर लास्ट कॉमन एंसेस्टर। सो आप देख सकते हो कि जब हम लोग अर्ली ग्लोबिन चेन देखते हैं तो जो अल्फा चेन जीन है वो हमारा फ्रॉग के अंदर, ह्यूमन के अंदर, माउस के अंदर सेम है। बीटा जीन भी माउस, ह्यूमन और फ्रॉग के अंदर सेम है। तो जब सेम जीन हमारा सेम के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे अल्फा जीन है हमारा हीमोग्लोबिन का, वो हमारे फ्रॉग और ह्यूमन के अंदर सेम है, तो उसे हम ऑर्थोलॉग बोलेंगे। पर वही अल्फा और बीटा जब वो दोनों के दोनों हमारे दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरालॉग बोलेंगे, और इन सब जीन्स को क्या बोलेंगे, होमोलॉग्स बोलेंगे। तो इसमें यह भी बताया गया था कि जो हमारे ह्यूमन और चिंपैंजी के इंसुलिन प्रोटीन्स है दे आर मोर सिमिलर अबाउट 98%, ह्यूमन और चिकन के कितने हैं 64% आइडेंटिकल है। तो ह्यूमंस और हमारे चिंपैंजी जो है ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोजियोग्राफी विच इज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड इट फॉलोज अ पैटर्न विच इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एवोल्यूशन इन कॉम्बिनेशन विद द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जैसे कि हमने डार्विन्स फिंचेस आपने बहुत सुना होगा, डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड के अंदर ही ऑब्जर्व किया था कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में वही सेम फिंच की मॉडिफिकेशन हुई है, वही सेम फिंच की मॉडिफिकेशन हुई है अकॉर्डिंग टू ग्रेन ईटिंग, जनरलिस्ट, इंसेक्ट, सरफेस, फिल्टर फीडिंग, प्रोबिंग, एरियल फिशिंग, पर्सुएट फिशिंग, रेप्टोरियल, स्कैवेंजिंग, डिप नेटिंग, फ्रूट नेटिंग, नेट इफेक्टिंग, इन सब के सब अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंगली जो है फिंचेस को चेंज कर दिया गया, इनकी शेप जो है चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से गैलापागोस आइलैंड इट ब्रोक डाउन इनटू सेवरल आइलैंड्स, और उसमें जहां पे जो बर्ड्स थी वो वहां की अडेप्टेशन के हिसाब से उसने अपनी फिंचेस को मॉडिफाई कर लिया। So broad groupings that evolved after the breakup, they tend to appear uniquely in the small regions of the earth. So there are unique groups of plants and animals and on northern and the southern continents that can be traced to the split of Pangaea into two supercontinents, Laurasia in the north and Gondwana in the south.
ठीक है, वैसे ही बायोजियोग्राफी के थ्रू हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मैमल स्पीशीज जो है ऑस्ट्रेलिया में दे आर मार्सूपियल, जबकि जो और सारी होती है वो क्या होती है, प्लासेंटल होती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टाइम रहते ही बायोजियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अलग हो गया, तो वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन थे वो मार्सूपियल्स बन गए और बाकी सारे वर्ल्ड में प्लासेंटल बन गए। पर आप ये देख सकते हो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल और प्लासेंटल मैमल्स के अंदर कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट क्योंकि वो अलग अलग आइलैंड्स पे चले गए थे तो उन्होंने वहां से अडैप्ट कर लिया। ठीक है, सो देन आते हैं हमारे फॉसिल्स, वो भी हमारे एविडेंसेस होते हैं। फॉसिल्स दे आर द preserved remains of the previously living organisms or their traces which date from the distant past. So the fossils, it is not complete or unbroken, but most organism they never fossilize. जैसे कि आप देख सकते हो कि एज रैंक हम नॉन फॉसिल स्पीशीज की कैसे निकाल सकते हैं। फॉसिल्स को जब पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द डेड एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज एक्सटिंक्ट, है ना, जो एक्सटिंक्ट होने वाला है या फिर जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है उसका जो पोर्शन होता है वो हमें कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री अर्थ का, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाए, है ना। तो उस बेसिस पे जो है वो कौन सी लेयर में सेडिमेंट के होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सी लेयर है, बी लेयर है, ए लेयर है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि फॉसिल कितना पुराना है। तो जियोलॉजी प्लस बायोलॉजी दे गो हैंड इन हैंड, क्योंकि हम जो है इसमें अर्थ क्रस्ट भी देख रहे हैं और हम उससे बायोलॉजी को रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि फॉसिल असेंबलेज सी, फॉसिल असेंबलेज बी, फॉसिल असेंबलेज ए से जो है हम लोग एज निकाल सकते हैं फॉसिल की। So fossils are often contained in rocks and build up in layers known as the strata. The strata they kind of provide a timeline with the layers which are at the top, which are the newer, और जो सबसे नीचे होते हैं सबसे older होते हैं। They can found in different strata at same site and can be ordered with on the basis of the position and reference strata with unique features. So scientists they can roughly date fossils using radiometric dating, which is the process that measures the radioactive decay. नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या है, ये हमने जो है बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल देखा कि कैसे जो मॉथ्स थे वो इवॉल्व हो गए, वो डिफरेंटली इवॉल्व हो गए। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं व्हाइट विंग्ड एंड डार्क विंग्ड मॉथ, वहीं व्हाइट विंग्ड एंड डार्क विंग्ड मॉथ। तो पीछे का जो बाक है ट्री की वो डार्क हो गई, है ना। क्या हुआ था कि इंग्लैंड के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी इन 1850s। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि ट्रीज की जो बाक थी वो लाइट कलर की थी। तो क्या होता था कि उस टाइम पे उस पे मॉथ्स जो थे छुपते थे, डार्क विंग एंड लाइट विंग फ्रॉम द प्रीडेटर्स। पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो बाक जो थी ट्री की वो डार्क कलर की हो गई। तो अगर व्हाइट विंग्ड मॉथ उस पे छुप रहे थे तो प्रीडेटर्स उन्हें इजीली स्पॉट कर रहे थे। तो नेचर ने सेलेक्ट किया कि अगर हमारे व्हाइट विंग मॉथ छुप ही नहीं पा रहे हैं तो इनको एक्सटिंक्ट करके हम लोग सिर्फ डार्क विंग मॉथ करें, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे छुप पा रहे हैं, वो अच्छे से छुप पा रहे हैं। सो द प्रोपोर्शन इट वाज रिवर्स्ड। पहले व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्योंकि सब डार्क कलर का हो गया था तो ब्लैक विंग मॉथ ज्यादा हो गए जो कि प्रीडेटर से बचने लगे। The predators will spot a moth against a contrasting background. So post industrialization क्या हुआ, जो tree trunks थी हमारी they became dark और उसके वजह से white winged वाले उस पे छुप ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए जो melanized moth थे they survived. So melanized winged moth survived but the dark colored moth were picked out by the predators। ये pre-industrialization में था। Then excess use of herbicides, pesticides has only resulted in the selection of resistant varieties, जो कि हमने देखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं कि रेजिस्टेंट वैरायटीज कैसे बनती हैं, कि कुछ वैरायटीज जो होती हैं वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर जाती है, कि उन पे कोई असर नहीं पड़ता चाहे हम कोई भी हर्बिसाइड यूज़ करें, पेस्टिसाइड यूज़ करें। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल। सो रेजिस्टेंट organism and cells they are appearing in the time scales of the months or the years, and this is known as anthropogenic action। तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स हमने देख लिए थे क्या होते हैं, दोनों का एग्जाम्पल। देन हमारा आता है अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? जब डार्विन ने अपनी जर्नी करी इन द गैलापागोस आइलैंड, ही ऑब्जर्व्ड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द क्रिएचर्स। तो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स विच आर लेटर टर्म्ड एज डार्विन्स फिंचेस, दे अमेज्ड हिम बिकॉज उसकी इतनी सारी वैरायटी थी ना, आप देख सकते हो इतनी सारी वैरायटी थी। नॉर्मल
जो नॉर्मल थी उससे ज़्यादा, मतलब नॉर्मल ने बहुत सारी वैरायटीज को गिव राइज किया था। सो फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, सबसे पहले जो डार्विन्स फिंचेस थी उनकी फिंचेस कैसे अडेप्टेड थी? अकॉर्डिंग टू द सीड ईटिंग के अकॉर्डिंग जो थी वो अडेप्टेड थी। Many other life forms with altered beaks they arose, labeling them insectivorous and vegetarian finches. So this process of evolution of different species in a given geographical region from a point and literally radiating to other areas, it is known as the adaptive radiation. तो adaptive radiation जैसे कि इसका नाम बताता है to radiate, एक पॉइंट से रेडिएट करना, है ना, कि ये जो ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स थी वहां से हमारी जो टूल यूजिंग फिंच, फ्रूट ईटिंग, ग्रब्स, इंसेक्ट ईटिंग, लीव्स ईटिंग, ये सारी की सारी जो है रेडिएट करके डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर गई, एक ओरिजिनल कॉमन इंसेस्टर से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अडैप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। Another example is the Australian marsupial. ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल का जो था ये हमारा कॉमन एंसेस्टर था, जिससे कि क्या हुआ, हमारे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन इट अकर्ड एंड वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। प्लासेंटल मैमल्स ने भी ये शो किया था अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अडैप्टिव रेडिएशन तक हमने कर लिया, अब हमारा आता है क्या? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सो द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, जो अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स है, इट इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। सो माइक्रोब्स जो कि डिवाइड करते हैं फास्टली, दे हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई and becomes individual, millions of individuals between the hours. So ये बताया है कि जो डार्विन की थ्योरी का एसेंस था, इट इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन को हम क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन को हम जानते हैं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, है ना। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इट इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल। जो न्यू फॉर्म्स हमारी आ रही हैं वो किससे रिलेटेड है? हमारी लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। सो द माइक्रोब्स जो कि डिवाइड करते हैं फास्टली, दे हैव द एबिलिटी टू बिकम मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ऑफ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड component. So a change in the medium composition will bring out only the part of the population say B that can survive under a new condition. तो जैसे कि हमने ये पॉपुलेशन ए ली, इसके अंदर पहले वाली एनवायरमेंटल कंडीशंस चल रही थी, हमने इसकी चेंज कर दी एनवायरमेंटल कंडीशन। इसमें क्या हो गई? पॉपुलेशन बी बन जाएंगी, जिसमें कुछ जो है पॉपुलेशन एक ही स्पीशी सर्वाइव कर जाएंगी और कुछ जो है मर जाएंगी। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन इट आउटग्रोज द अदर एंड इट अपीयर्स अ न्यू स्पीशीज। तो ये जो हमारी इससे इवॉल्व हुई है, ये कुछ टाइम में जो है इट विल इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशी, इट विल इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशीज, ठीक है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और अ फाउल इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए, क्योंकि बी के जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर गई चेंजेस को, तो इसलिए पॉपुलेशन ऑफ बी इज बेटर देन ए। सो नेचर इट सेलेक्ट फॉर फिटनेस, कैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बी था वो हमारा ज्यादा फिट था, वो नेचर के साथ, वो एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर गया रादर देन दी ए पॉपुलेशन। सो वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। सो अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इट इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स वर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। So adaptive ability it is inherited and it is a genetic basis. So fitness is the end result. जब हम किसी भी चीज को measure करते हैं in terms of survival, तो हम बोलते हैं कि वो स्पीशी जो है हमारी फिट है। हम फिटनेस के टर्म्स में जो है उसे मेजर करते हैं। हम किसके टर्म में करते हैं? फिटनेस के टर्म में। फिटनेस का मतलब क्या होता है? वो स्पीशी जो है उस टाइम पे उस एनवायरमेंटल कंडीशन से बेटर अडेप्ट कर रही है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन से बेटर अडेप्ट करके कोप अप करके आगे बढ़ रही है, रेजिस्टेंट है चेंजेस को, रेजिलियंट है चेंजेस को, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज फिट एंड इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस। और वही स्पीशी को जो है नेचर बोलता है कि यू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्योंकि जो आप ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करोगे वो ही हमारे एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टेड रहेंगे। क्लियर? सो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो की कंसेप्ट्स थे जो डार्विन ने रखे थे डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर। सो डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट आए थे जो कि थे हमारे लमार्क। उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन
ऑफ द लाइफ फॉर्म्स हुई है, बट इट इज बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। उन्होंने बोला कि जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है वो आगे जाता है, जो डिसयूज होता है वो नहीं जाता। जैसे कि उन्होंने बताया कि जिराफ्स, उनको खाना खाना था, उनको लीव्स खानी थी, है ना, पर लीव्स जो है ट्रीज पे ऊपर थी, तो उन्होंने अपनी नेक ऐसे 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 ऊंची करी, और ऊंची करते करते वो क्या बन गए, ऊंचे करते करते उनकी नेक जो है वो एक्सटेंड कर गई ओवर द ईयर्स। तो अब जो है जिराफ के पास वो नेक है, तो ओवर यूज ऑफ द नेक हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेक। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, बाद में ये बताया गया जर्म प्लाज्म थ्योरी के अंदर कि जो भी सोमैटिक सेल के अंदर चेंजेस होते हैं वो तो आगे कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इनकी थ्योरी को जो है मना कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि अगर वही चेंजेस हमारे जर्म सेल्स में हो रहे होते तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल, जैसे कि हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अंदर देखा था कि व्हाइट विंग्ड के ऊपर हमने डार्क विंग्ड मॉथ को नेचर ने सिलेक्ट किया क्योंकि उस टाइम पे वो ही बेटर सर्वाइवल कर पा रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल सोर्सेज दे आर लिमिटेड, पॉपुलेशंस दे आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन दे वैरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, in fact no two individuals are alike even though they look superficially similar, most of the variations they are inherited. So the theoretically it is factual that population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally। ऐसा जो है ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपोनेंशियल जो है हमारा कर्व हो जाएगा अगर सबको क्या मिलेंगे, सबको मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करनी होगी। द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन साइज इज इन रियलिटी दे आर लिमिटेड, और उनके पास कंपटीशन होता है फॉर द रिसोर्सेज। ओनली सम सर्वाइव्ड, कुछ जो है सर्वाइव करती है, कुछ ग्रू करती है, कुछ फ्लरिश करती है, कुछ डिलीट हो जाती है। तो डार्विन वाज दिस, ही असर्टेड दैट वेरिएशंस व्हिच आर हेरिटेबल एंड व्हिच मेक अ रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू विल एनेबल टू दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। सो जो पॉपुलेशन हमारे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है, वो ही जो है सरवाइव कर पाएगी और वो ही अपने आगे जो है रिप्रोड्यूस कर पाएगी। इन शॉर्ट दैट विल बी द रिप्रोडक्टिवली फिट population. So for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there will be a change in the population characteristics, hence new forms to appear. So Hugo de Vries है, उन्होंने mechanism of evolution समझाना था। उन्होंने बोला कि mutations नाम की कोई चीज होती है। म्यूटेशंस क्या होती है? म्यूटेशंस आर दी सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंसेस। ये हमें बाद में पता चला। उन्होंने बोला कि म्यूटेशन नाम की कोई चीज होती है जो कि लार्ज डिफरेंस कर देती है इन द पॉपुलेशन, और उन्होंने बोला कि यही म्यूटेशन ही जो है एवोल्यूशन का कारण है। यही म्यूटेशन की वजह से जो है हमारी एवोल्यूशन होती है, और जो माइनर वेरिएशन होती हैं वो हेरिटेबल नहीं होती हैं। ठीक है, म्यूटेशंस दे आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, पर डार्विन ने बोला था जो वेरिएशंस होती हैं वो रैंडम नहीं होती, डायरेक्शनल होती हैं और स्मॉल होती है। सो एवोल्यूशन फॉर डार्विन इट वाज ग्रेजुअल, पर ह्यूगो डी व्रीज के अंदर ये सडन था। इट इज अ सिंगल स्टेप स्पीशिएशन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सॉल्टेशन। उन्होंने बोला एक सिंगल स्टेप के अंदर म्यूटेशन होती है, नई पॉपुलेशन फॉर्म हो जाती है, पर डार्विन के अकॉर्डिंग ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। So evolution by mutation, it occurs whenever a mistake in the DNA occurs in the heritable cells of the organism। तो evolution by mutation कब होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि germ cells के अंदर जब भी कोई चेंजेस आएंगे तो वो हेरिटेबल होंगे। जर्म सेल्स के अंदर जब भी कोई चेंजेस आएंगे तो वो हेरिटेबल होंगे, वो ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो पाएंगे। सो व्हेनेवर अ मिस्टेक इन द डीएनए अकर्स इन द हेरिटेबल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल सेल asexual organism, when the DNA is passed on to the next generation, because these organisms they reproduce by the binary fission, and for sexual organisms mutations are passed to the next generation, and if they occur in the egg or the sperm cells used to create the offspring. So mutation combined with one of the mechanism of evolution, either the genetic drift, natural selection, non-random mating या फिर gene flow, it can cause meaningful changes। पर mutation alone क्या करती है? It can cause the disastrous changes। वो गलत changes भी कर सकती है क्योंकि उसके deleterious effect भी होते हैं, deleterious effects होते हैं, है ना। और जो होता है बहुत ही मतलब अनवांटेड चेंजेस भी करते हैं, अनवांटेड
चेंजेस जो कि हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स। बट अगर म्यूटेशन को हम इन चीजों में से किसी एक के साथ पेयर अप कर दे तो वो जो है मीनिंगफुल बन जाती है। सो इवोल्यूशन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट इफ occurs when alleles that make into the next generation in a population they are the random sample। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से कैसे होता है कि जैसे एक पॉपुलेशन के अंदर से कुछ एलील्स जो है रैंडमली दूसरी पॉपुलेशन में चली गई, तो उससे क्या होता है कि एलील्स चली जाती है, सिलेक्शन नहीं होता, वहां पे कुछ एलील सर्वाइव कर पाती है, कुछ जो है एलिमिनेट हो जाती है, एंड दिस विल डिक्लाइन इन फ्रीक्वेंसी, जो कि वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। So drift reduces the average fitness of a population for the environment and populations are constantly under the influence of the genetic drift। मतलब एक population के अंदर से हम randomly alleles को select करके दूसरी population में भेज रहे हैं, जिसमें से कुछ जो है survive कर पा रही है, कुछ जो है नहीं कर पा रही। जो नहीं कर पा रही हैं वो decline करेंगी frequency में, और जो कर पा रही हैं वो arise करेंगी। तो इससे क्या होगा, fitness जो होती है average fitness population की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे इसमें से, है ना। सो इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द एलील्स। जब हमें एलील्स या फिर जीन्स की फ्रीक्वेंसी देखनी होती है एक पॉपुलेशन में कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, इट इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड रिमेन इन द सेम थ्रू द जनरेशंस, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। So this principle, it says that allele frequency in a population, they are stable and it is constant from one generation to the next. The gene pool, it remains constant। मतलब अगर कोई जीन एलिमिनेट, कोई एलील एलिमिनेट हो रही है तो उसके बिहाफ पे कोई एलील जो है बढ़ रही है, तो एक जो होता है कॉन्स्टेंसी बनी रहती है हमारी जीन पूल की, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, एंड द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। तो ये उन्होंने डिवाइस करी थी इक्वेशन। P इधर क्या है हमारा, डोमिनेंट एलील, P क्या है हमारा, डोमिनेंट एलील है, विच इज द जीन इधर हेयर, इसलिए हमने यहाँ पे इसको किससे इंडिकेट किया है, P स्क्वायर से। किससे इंडिकेट किया है, P स्क्वायर, मतलब दो एलील्स है ना, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ। PQ इज द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की जब फ्रीक्वेंसी हट रही है, हेट्रोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील, और लास्ट आता है Q स्क्वायर विच इज द रिसेसिव एलील, रिसेसिव जीनोटाइप। तो इन सब का सम क्या होगा, हमारा ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर चाहे ये ज्यादा हो रहा हो, ये कम हो रहा हो, या फिर ये ज्यादा हो रहा हो, ये कम हो रहा हो, बट फिर भी जो है हमारी जो जीन पूल है वो कांस्टेंट रहेगा, विच इज इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। So individual frequencies, for example, can be named P, Q, etc. in a diploid. P and Q represent the frequency of the allele A, which is the dominant, and allele small a, which is the recessive one. So capital A individuals कैसे represent करेंगे, P square, और small a कैसे represent करेंगे, Q square. So binomial expansion of P plus Q का whole square is P square plus 2PQ plus Q square. PQ क्या है हमारा, heterozygous genotype की frequency. So when the migration of a section of population to another प्लेस, दूसरी प्लेस पे होता है, एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसीज दे चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। So new genes or alleles, they are added to the new population and these are lost from the old population. This is known as genetic drift. तो this happens multiple times. So यही change जो हमारा बार बार ही होता रहता है, और by chance हो तो इसे हम लोग genetic drift बोलते हैं कि alleles by chance जा रही हैं, कुछ alleles add हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, genetic drift। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, ये genetic drift जो है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, हाँ बिल्कुल करता है। So sometimes the change in the allele frequency, it is so different in the new sample that they become completely a new species। मतलब जो allele frequency है वो बिल्कुल ही different है, तो वो जो है हमारी नई species बनके और नई species को give rise करती है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं founder effect, और वो जीन जिसके अंदर changes आए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, founder gene, ठीक है। Pre-existing advantageous mutations when selected, they will result in observation of the new phenotypes। और इसको अगर हम few generations तक देखें तो ये speciation करता है, मतलब the formation of the new species कैसे होती है, by the observation of new phenotypes, formation of new species।
नेचुरल सिलेक्शन क्या प्रोसेस होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड फॉर अ बेटर सर्वाइवल एंड दे आर enabled to reproduce and leave greater number of progeny. So critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis, it is because of the gene flow or the genetic drift which results in the changing in the frequency of genes and alleles. सो नेचुरल सिलेक्शन हमारे 3 तरीके का होता है, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल या फिर डिसरप्शनल चेंज। तो स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे एक्वायर द मीन कैरेक्टर। डायरेक्शनल चेंज के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स दे एक्वायर अदर देन द मीन कैरेक्टर। डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल्स दे एक्वायर द एक्सट्रीम कैरेक्टर्स, जो कि ये ग्राफ्स के अंदर आप देख सकते हो। ये है हमारा स्टेबलाइज चेंज, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्शनल चेंज की एक डायरेक्शन के अंदर जो है चेंजेस सारे के सारे इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, और ये है हमारा डिसरप्शनल चेंज, मतलब दोनों एक्सट्रीमिटीज पे जो है पॉपुलेशन इकट्ठी है, पर स्टेबलाइज वाला मीन वाला चेंज कोई नहीं ले रहा। सो जब हम एवोल्यूशन का एक ब्रीफ अकाउंट देखते हैं तो इसमें क्या था, अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स दे अपीयर्ड एंड द मैकेनिज्म की कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स दे वर clumped into the giant molecules, they have not been known, उनको हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। So some of these cells they have the ability to release oxygen, और ये वैसा ही रिएक्शन होता है जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। So ये है हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। जब हम देखते हैं इसमें बस आपको ये चार्ट ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, आप लोग जस्ट ये चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। So ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जो कि है हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि एप से लेके हमारा होमो सेपियंस, सेपियंस जो कि हमारा मॉडर्न मैन, मैं भी आपके आगे खड़ी हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बाद। सबसे पहले हमारे फॉसिल्स जो हैं, सबसे पहले हमारे फॉसिल्स जो है हमारे आए थे जावा में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सारे स्टेजेस इन ह्यूमन पॉपुलेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम एक बार ही पढ़ लेंगे। First आया Dryopithecus. These are the ancestors of both man and apes and they lived in the Africa, Europe and India. ठीक है, तो जीनस Dryopithecus is refers to the oak wood apes. इनका मतलब होता है oak wood apes। जब Dryopithecus they were alive, जो tropical lowlands है वहाँ पे वो लोग inhabit करते थे, वहीं पे forested में करते थे। So members they have been herbivores, क्योंकि वो forest में रहते थे, वो vegetarians थे। Dryopithecus के बाद हमारा आया Ramapithecus. They were remains which were found in Shivalik range in the Punjab and Africa, Saudi Arabia, and ये कहाँ पे रहते थे, open grasslands के अंदर रहते थे। So they had thickened tooth enamel, robust jaws and shorter canines, usage of hands for food and defense and extrapolations of upright posture। Ramapithecus के बाद हमारा आया Australopithecus, साउथ अफ्रीका में आया था। एंड दे लिव्ड ऑन द ग्राउंड, दे यूज स्टोन्स एज वेपन्स एंड दे वॉक्ड इरेक्ट लाइक ह्यूमंस एंड दे वेड अबाउट 60 to 80 पाउंड्स। उसके बाद में हमारे आए होमो इरेक्टस, इट वाज फाउंड इन जावा, ठीक है, एंड दे वर कंसिडर्ड एज द मिसिंग लिंक बिटवीन द मैन एंड द एप्स। कौन थे हमारे मिसिंग लिंक? Homo erectus. So another discovery it was made in China was the pecking man, जो कि large cranial capacity थी उसके अंदर, and they have lived in communities, वो communities के अंदर मिले। Homo erectus they used tools which comprised quads, पहले stone वाले थे, अब हमारे किस में आ गए, quads में आ गए। तो tools made of bones and the wood they were also discovered, and there is also evidence of use of fire. So the Homo erectus they have been believed to live in the caves। नेक्स्ट आए हमारे होमो सैपियंस निएंडरथैलियंसिस। इसमें क्या था, दे इवॉल्व्ड इनटू होमो सेपियंस। द स्पीशीज ऑफ होमो सेपियंस वर दो स्पीशीज हमने देखी थी, निएंडरथैलियंस एंड सेपियंस सेपियंस। जो क्रेनियल कैपेसिटी थी 1200 से 1600 तक पहुंच गई थी। तो स्मॉल हैंड एक्सेस हमें देखी गई थी। तो मैमथ्स, हमें ये मैमथ्स को जो है हंट करते थे, है ना। फिर हमारे लास्टली आए होमो सेपियंस सेपियंस विच वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूरोप एंड दे वर नेम्ड एज द क्रो-मैग्नन। सो इन दीज द जॉज दे आर क्वाइट रिड्यूस्ड, जैसे कि हमारे जॉज हैं छोटे होते हैं, ठीक है। एंड द मॉडर्न मैन्स चिन हमारी आई, स्कल हमारा राउंडेड था। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी हमारी 1350। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी, हमारी पेकिंग मैन की थी 1300 से 1600 जो हमारी गई थी। 1200 to 1600 होमो सेपियंस निएंडरथैलियंसिस की। एंड होमो सेपियंस सेपियंस दे गेदर्ड फूड थ्रू हंटिंग
and this is how the evolution of man it took place. So बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर एवोल्यूशन इन वन शॉट. अगर आपको इसके डिटेल्ड सब टॉपिक्स जानने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसे देख सकते हैं. इंडिविजुअल सब टॉपिक्स के लिए, वन टाइम रिविजन के लिए आप देख सकते हैं वन शॉट वीडियोस. ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें अड्डा 24/7 स्कूल के साथ. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.